नमस्कार दोस्तों, एवन नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। हम छत्तीसगढ़ जीएस का टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है टेस्ट तिहार। और ये टेस्ट तिहार का हमारा 7वें नंबर का सीरीज़ रिकॉर्ड हो रहा है। हमने 1 से लेके 6 तक की सीरीज़ लॉन्च कर चुके हैं और इसको आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस समझ में भी आए और आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएँ। दूसरी बात, हम जो कवर कर रहे हैं वो सीजीपीएससी के जो जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे उन क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो कि इजी, मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं जो कि सीजी व्यापम में भी आए हैं। और आपके आने वाले एग्जामिनेशन सीजीपीएससी हो, सीजी व्यापम हो, एडीआई हो, एडीओ हो, सीजी सब इंस्पेक्टर है या पुलिस का कांस्टेबल है, फॉरेस्ट गार्ड है या आपका आबकारी आरक्षक या अमीन पटवारी का पोस्ट आने वाला है, उसके दृष्टिकोण से यह छत्तीसगढ़ का जीएस का टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिले और साथ ही साथ जानकारी मिले समय के साथ। तो आइए आज हमारा इस सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है। ये हमारे आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है। ओवरऑल सीरीज का 81 नंबर का क्वेश्चन है। तो 1 से लेके 80 तक आप वीडियो प्रीवियस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, बिना लेट करते आगे चलते हैं। झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ? देखिए, जब छत्तीसगढ़ और देश आज़ाद होने के लिए लड़ रहा था तब अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के सत्याग्रह किए। तो झंडा सत्याग्रह जो बिलासपुर में होता है उसकी तारीख बतानी है। देखिए, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के प्री एग्जामिनेशन 2020 में आया था। डेट पूछे गए थे, बहुत लोगों ने नहीं बना पाए थे और थोड़ा टफ भी है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर, इसको ऐसे समझिए आप। देखिए, 18 मार्च 1923 को सत्याग्रह का अनाउंस हुआ और इस सत्याग्रह के अनाउंस के लिए झंडा जो फहराया गया वो जबलपुर में फहराया गया। सबसे पहले जबलपुर में फहराया गया 18 मार्च को, लेकिन उसके बाद बिलासपुर में 31 मार्च 2023 को झंडा सत्याग्रह मनाया गया। इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता दूं। इसका आंसर होगा आपका डी, 31 मार्च 1923। ऑप्शन देख लीजिए, डी ऑप्शन। झंडा सत्याग्रह जबलपुर मध्य प्रांत में 18 मार्च 1923 को नगर पालिका भवन में झंडा फहराकर आंदोलन को आरंभ किया गया। तो आप ध्यान देंगे, आंदोलन का आरंभ जबलपुर में झंडा फहराने के बाद हुआ है। बिलासपुर में झंडा सत्याग्रह 31 मार्च 1923 को प्रांतीय राजपूत सम्मेलन के अवसर पर स्थानीय टाउन हॉल में झंडा फहराकर प्रारंभ किया गया। तो आप समझ सकते हैं, पहले जबलपुर में हुआ 18 मार्च को, उसके बाद 31 मार्च को बिलासपुर में हुआ। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर का। रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया? आपको पता है, जब मराठा शासक जो है बंगाल के आक्रमण में जा रहे थे, बंगाल उड़ीसा के आक्रमण में जा रहे थे, तो वो छत्तीसगढ़ से होके गए। तो छत्तीसगढ़ के होके गए तो जो मराठा के जो सेनापति थे भास्कर पंत, वो रतनपुर पर भी आक्रमण किए। और रतनपुर में उस समय कलचुरी के जो शासक थे वो रघुनाथ सिंह थे। रघुनाथ सिंह रतनपुर पर शासन कर रहे थे, कलचुरी वंश थे, और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया कि भाई मैं आपसे नहीं लड़ पाऊंगा। इस प्रकार से हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, रतनपुर के राजा रघुनाथ सिंह के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था, परंतु दोनों के मध्य कोई भी युद्ध नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि रतनपुर के शासक रघुनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, वो अपने वियोग में बैठा हुआ था और लड़ाई किया ही नहीं, झंडा डाउन कर दिया कि मैं लड़ नहीं पाऊंगा करके। परिणाम स्वरूप कलचुरी वंश का आधिपत्य समाप्त हो गया। ठीक है, ये 1741 की बात है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, सातवाहन वंश के शक्ति छीन होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। बताइएगा।
सातवाहन वंश जब खत्म हुआ उसके बाद वाकाटक वंश आया क्या? हाँ, ये करेक्ट है। सातवाहन वंश के अधीन में ही वाकाटक वंश के जो राजा थे वो काम कर रहे थे। वाकाटक वंश के जो संस्थापक राजा है, संस्थापक राजा की बात कर रहा हूँ, वो है विंध्य शक्ति। तो ये जो विंध्य शक्ति है वो सातवाहन वंश के अधीन ही पहले काम करते थे, उसके बाद विंध्य शक्ति ने ही स्थापना किया, लेकिन वास्तविक संस्थापक प्रवरसेन प्रथम को माने जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए सेकंड नंबर का, वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ, या थोड़ा कंट्रोवर्सी है। देखो, प्रथम राजा जो है विंध्य शक्ति है, लेकिन इसको प्रथम वास्तविक प्रथम राजा नहीं मानते। विंध्य शक्ति जो है वो आदि पुरुष है। आदि पुरुष मतलब समझ गए ना, कि जो ऐसा कोई सपना देखा था कैसे कोई राज बनाऊंगा, लेकिन एक्चुअल राजा जो हुआ था वो प्रवरसेन प्रथम था वाकाटक वंश का। तो ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट है। तीसरा देख लेते हैं, विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। भाई ये उल्टा दिया है, विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र नहीं था। प्रवरसेन, प्रवर जो है वो विंध्य का पुत्र था, समझ गए? विंध्य का पुत्र कौन था? प्रवरसेन। तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। पहला और दूसरा देखिए, ऑप्शन नंबर बी है आपका। पहला और दूसरा किसमें है? ऑप्शन नंबर बी है। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2021 में आया है CGPSC, देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आपको। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, वाकाटक राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी, करेक्ट है। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन स्थानीय शासक थे, ये भी करेक्ट है। विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम शासक बना। प्रवरसेन पहला शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण किया, ठीक है, अपने वाकाटक वंश को आगे बढ़ाया। इस प्रकार वाकाटक वंश का पहला वास्तविक शासक प्रवरसेन प्रथम था, क्योंकि उन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों के अनुसार प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं। देखिए, अश्वमेध यज्ञ वही कराता है जो बहुत शक्तिशाली होता है, बलशाली होता है। क्लियर है? 84। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के काल में 9 अगस्त 1942, डेट ध्यान रखिए, को गिरफ्तार किए गए नेताओं और उनके स्थान से सुमेलित कीजिए। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ है, मिलाइए। देखिए, याकूब अली, हरनारायण वाजपेयी, लक्ष्मण सिंह देशमुख। मैं कह रहा था दोस्तों, यह क्वेश्चन 2021 के CGPSC प्री में आया हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं, याकूब अली, हरनारायण वाजपेयी, लक्ष्मण सिंह देशमुख, VY तामस्कर। तो कहाँ से वो किया गया? देखो, VY तामस्कर तो दुर्ग के नेता हैं, लेकिन इनको दुर्ग से जो है, VY तामस्कर दुर्ग के नेता हैं लेकिन दुर्ग से गिरफ्तार नहीं किया, इनको किया गया था बेमेतरा से गिरफ्तार। डी ऑप्शन है आपका तीसरा। याकूब अली को रायपुर से किया गया था। याकूब अली को कहाँ से किया गया था? रायपुर से। और लक्ष्मण सिंह देशमुख, ये जो है वो बिलासपुर से इनको गिरफ्तार किया गया था, और हरनारायण वाजपेयी को दुर्ग से किया गया था। उस हिसाब से आप ऑप्शन मिला लीजिए, ए का है दूसरा। देखिए, ए का दूसरा 2 ऑप्शन में है, इसमें है और इसमें है। उसके बाद आप देख लीजिए, आपका हरनारायण वाजपेयी, ये जो है वो पहला, बी का है पहला। तो बी का पहला दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है। तीसरा मिला लीजिए, देशमुख जी कहाँ है? यार इसमें एक गलती हो गई। देखिए, ये जो है ना हरनारायण वाजपेयी, ये बिलासपुर से है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ना ये मैच नहीं होगा। हरनारायण वाजपेयी को किया गया था बिलासपुर से, और देशमुख को किया गया था दुर्ग से। देशमुख को किया गया था दुर्ग से, और तामस्कर जो है बिलासपुर से, ये बेमेतरा से, सॉरी बिलासपुर नहीं, बेमेतरा से। तो आप ये मिला लीजिए, याकूब अली रायपुर हो गया, ऑप्शन नंबर ये। उसके बाद YV तामस्कर को मिला लीजिए तीसरा, YV तामस्कर को मिला लीजिए तीसरा। डी ऑप्शन में तीसरा कौन सा है? ये देखिए, इसमें है, ये वाला और ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके अलावा ये भी मिला लीजिए, हरनारायण वाजपेयी बिलासपुर के चौथा नंबर हो गया, बी वाला चौथा नंबर ये। और उसके बाद लक्ष्मण सिंह देशमुख दुर्ग, ये सी ऑप्शन।
उसके साथ साथ हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। याकूब अली को रायपुर से किया गया था, हरनारायण वाजपेयी को बिलासपुर से, और देशमुख को दुर्ग से, और वाई तामस्कर को बेमेतरा से। इनको अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया गया था जब अगस्त आंदोलन की भारत छोड़ो आंदोलन जो था ना, उस आंदोलन को जब अनाउंस किया गया था। एक बार मिला लीजिए आंसर, ठीक है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 85। निम्न शासकों के नाम उनके राजवंशों से सुमेलित कीजिए। आपको शासक का नाम दिया हुआ है और इधर राजवंश दिया हुआ है। देखिए, जो आप जानते हो सबसे पहले उसको मिलाओ, जो जानते हो सबसे पहले उसको मिलाओ। देखिए, मेरे ख्याल से पांडुवंश को बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिसमें आता है हर्षगुप्त। तो हर्षगुप्त जो है वो पांडुवंश के हैं। तो सबसे पहले ये मिला लो कि ऑप्शन नंबर डी जो है हर्षगुप्त जो है वो पांडुवंश का है, क्योंकि और बाकी आगे पीछे हो सकते हैं। दूसरा, मेरे ख्याल से स्कंद वर्मन को भी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, स्कंद वर्मन को, जो नलवंशी शासक हैं। तो ये ऐसे मिला लीजिए। इतने में क्या पता ऑप्शन मिल जाए, एक बार देख लो। बाकी सरबराज, कन्हरदेव, ये सबको आप लोग जानते हो, लेकिन मैं इन दोनों में ही आंसर मिला के देख लेते हैं। बी का पहला देख लो किस में है। बी का पहला अकेले ऑप्शन में देख लो, बी का पहला अकेले ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी यहीं पे करेक्ट हो जा रहा है। फिर भी और मिला लो। हर्षगुप्त का देखो, डी ऑप्शन तीसरा है क्या, डी ऑप्शन तीसरा है, देखो करेक्ट है। कन्हरदेव कहाँ के हैं, चलो बताओ, अब आगे बताए। तो कन्हरदेव है सोमेश्वर देव के बेटा कोई होगा, लेकिन सोमेश्वर देव परिवार के हैं, जो कि छिंदक नागवंशी, जिनका चक्रकोट बारसूर तरफ राजा था। ठीक है, तो ए का जो है चौथा, ए का चौथा है। और दुर्गरज कहाँ के हैं भाई, इन्हीं के नाम से तो दुर्ग शहर बसा है, सरबपुरी वंश। ठीक है, सरबपुरी वंश के, सी ऑप्शन देख लो दूसरा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, सी, ऑप्शन नंबर सी मिला लीजिए। कन्नड़ तो छिंदक नागवंशी, स्कंदवर्मन नलवंश, दुर्गराज सरबपुरी वंश, हर्षगुप्त पांडुवंश। क्लियर है। 86 आ जाइए। मराठा सूबेदारों के नाम काल क्रम अनुसार सजाइए। देखो, मराठा काल में जो सूबेदार हुए थे, वेंकोजी भोसले, जब शासन करने बोला गया था छत्तीसगढ़ क्षेत्र को, जब उनका मृत्यु हो गया था, किनका, बिंबाजी भोसले की जब मृत्यु हो गई थी, उसके बाद कुछ दिन तक आनंदी बाई शासन चलाई है ना। तो आनंदी बाई शासन चलाई, उसके बाद फाइनली वेंको जी को संभालना पड़ा। लेकिन वेंको जी को कहाँ से प्यार था भाई, नागपुर से प्यार था। वेंको जी को नागपुर से प्यार था, वो छत्तीसगढ़ आना नहीं चाहते थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ को गांव मानते थे, यहाँ जंगल क्षेत्र मानते थे। तो उन्होंने किनको भेजा, सूबेदारों को, सूबेदार मतलब ठेकेदारों को, लीज पे दे दिए छत्तीसगढ़ को कि भाई वहाँ से टैक्स वसूल के लेके आओ। तो क्या सूबेदार की नियुक्ति की गई। अब सूबेदार में कितने सूबेदार हुए, लगभग 7-8 सूबेदार हुए हैं, लगभग 8 सूबेदार हुए हैं। उनका एक प्रॉपर क्रम है। तो सबसे पहले आए वो महिपत राव दिनकर, ये पहला था, लेकिन आपके ऑप्शन में महिपत राव दिनकर है नहीं। ठीक है, दूसरा आए थे विट्ठल राव दिनकर। तो विट्ठल राव दिनकर आपके ऑप्शन में है, तो ये आ गया भाई आपका पहला क्रम में। तीसरा नंबर वाला देख लो कौन है, ये है और ये है, तो बी होगा या तो सी होगा। ठीक है, विट्ठल राव के बाद आया था भवानी कालू, लेकिन भवानी कालू भी आपके ऑप्शन में नहीं है। इसके बाद आया था आपका केशव गोविंद। कौन आया था, केशव गोविंद। केशव गोविंद आपके ऑप्शन नंबर पहला में है। तीसरे के बाद पहला किस में है, तीसरे के बाद पहला इसमें है, इसमें तो दूसरा ही गलत हो गया। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऐसे ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो, 50% ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, लगभग 2 ऑप्शन हमेशा एलिमिनेट हो जाता है, जैसे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इन दोनों में हमने चुनाव किया तो हमको कौन सा मिला, ये वाला मिला, करेक्ट है। उसके बाद देखो केशव गोविंद के बाद ये भीकाजी गोपाल। और यार एक चीज और, एक ऑप्शन से ही पूरा आंसर निकल सकता है, पता है, इस ऑप्शन से। यादवराव दिवाकर सबसे लास्ट शासक था, सबसे लास्ट सूबेदार था। अकेले ऑप्शन में देखो दूसरा, नहीं इसमें भी 2 ऑप्शन मिलेगा, लेकिन यादवराव दिवाकर जो है लास्ट देख लो, ये दूसरा का ये वाला।
क्लियर है? तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी। लगभग सारे ऑप्शन करने से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं और 2 ऑप्शन बच रहे हैं। क्लियर है? पहला महिपत राव आया था, फिर विट्ठल राव आया था, फिर केशव गोविंद, लास्ट में यादवराव दिवाकर, इसके बाद भीकाजी गोपाल। ठीक है दोस्तों, देखिए आंसर मिला लीजिए। ठीक है, 1790 से 96, फिर केशव गोविंद 97 से 8, लंबा शासन था इसका, 2021 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 87। 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम क्या है? राजकुमार कॉलेज पुराने राजाओं का कॉलेज हुआ करता था, उसमें महात्मा गांधी को भाषण देने के लिए बुलाया गया था। उस समय कॉलेज के प्रिंसिपल थे, बताना है आपको प्रिंसिपल का नाम क्या है। उस प्रिंसिपल का नाम है स्मिथ पियर्स। स्मिथ पियर्स, ऑप्शन नंबर ए। 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य स्मिथ पियर्स थे। राजकुमार कॉलेज की स्थापना भी देख लीजिए 1882 में एंड्रयू फ्रेजर जो है राजकुमार कॉलेज की स्थापना 1882 में की थी, ये बात ध्यान रखना है। और महात्मा गांधी को कौन ही निमंत्रण दिया था? स्मिथ पियर्स। 88 देखिए क्वेश्चन नंबर। राजनांदगांव रियासत के शासक महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने की सनद कब प्रदान किया था? देखो, उसको राजा होने का अवार्ड दिया गया था। अवार्ड मतलब नामित किया गया था कि भाई आप राजा हो। कहाँ के? राजनांदगांव रियासत की। कौन है राजा? महंत घासीदास। कौन से सन में दिया गया था? 1865, ऑप्शन नंबर बी। राजनांदगांव रियासत के शासक महंत घासीदास को देखो 2023 में आया है, 1 साल पहले की बात है ये। अभी हम 2025 कर रहे हैं ना, तो ये 2024 में आपका जो फरवरी में पेपर हुआ था ना दोस्तों, उसमें आया था ये। 23 का पीएससी था ये। ब्रिटिश शासनकाल ने 1865 में शासक होने की सनद प्रदान किया था। महंत घासीदास का जन्म 1820 में तथा मृत्यु 1883 में होता है। ये सब इसलिए एक्सप्लेनेशन करा रहा हूँ ताकि आने वाले टाइम में अगर क्वेश्चन आए तो उसको आप आसानी से अटेम्प्ट कर सको। ठीक है दोस्तों, सीरीज कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में आप बताइए। अच्छा लग रहा है? क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? बेकार लग रहा है? कुछ कमी है? सारी चीज़ें बताएं तो हमें पता चलेगा। आपके फीडबैक की जरूरत है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। 89 का क्वेश्चन है, बस्तर रियासत के भूमकल विद्रोह के निम्नलिखित घटनाओं को तिथि से सुमेलित कीजिए। तो आपको जो है भूमकल जो विद्रोह है ना, उसमें अलग अलग दिन में अलग अलग कार्यक्रम हुए थे, ये ध्यान रखना है। तो उसके लिए आपको मिलाना है। सबसे पहले देखिए जो डेट होगा स्टार्टिंग का, उसमें कौन सा इवेंट हुआ होगा ये देखिए। विद्रोह की घोषणा, कुकानार का आक्रमण, मौर्य राज की घोषणा, रानी सुबरन कुंवर की गिरफ्तारी। बहुत सारे नाम तो आप सुने भी नहीं होंगे, लेकिन मुझे ये बताओ सबसे पहले भूमकल विद्रोह का घोषणा पहले हुआ रहा होगा ना यार। घोषणा हुआ रहा होगा तभी तो बाकी चीजें हुई होंगी। तो देखिए सबसे पहले कौन सा डेट आ रहा है आपका? घोषणा तो पहला ही आ रहा है, 4 फरवरी 1910 को करके। ना ना ना, पहला ये आ रहा है। महीना बस मत देखो ना, साल भी तो देखो। 1909 में घोषणा हो गई थी। तो एक ऑप्शन तीसरा है अपने बी में है और डी में है। क्लियर है? उसके बाद हुआ था कुकानार पर आक्रमण। कुकानार में जो बाजार लगता है, व्यापारी लगते हैं, उस पर आक्रमण हुआ था। तो ये हुआ था भाई 4 फरवरी को 1910 में। 4 फरवरी को 1910 में। तो बी का जो है वो ऑप्शन आ जाएगा आपका पहला इसमें दिया है, चौथा इसमें दिया, कट जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा, बाकी भी मिला लीजिए। फिर उसके बाद मौर्य दरबार की घोषणा हो गई थी। मौर्य दरबार की घोषणा हो जाएगी, मौर्य राज की घोषणा 4 फरवरी को। सॉरी, मौर्य दरबार नहीं, मौर्य राज, ध्यान रखना। फिर क्या हुआ, जब बाजार में आक्रमण हुआ तो मौर्य राज की घोषणा की गई कि मौर्य राज हो गया ऐसा करके। तो 7 फरवरी को मौर्य राज की घोषणा। तो सी ऑप्शन आपका आ जाएगा चौथा नंबर का। उसके बाद रानी कुंवर की गिरफ्तारी, ये हो गया लास्ट में 5 मार्च 1910 को।
ठीक है, इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मिला लीजिए। विद्रोह की घोषणा अक्टूबर 1909 में हुई थी। फिर फरवरी में 4 फरवरी को कुकनर पर आक्रमण हुआ था। मौर्य राज्य की घोषणा 7 फरवरी को हुई थी और कुंवर की गिरफ्तारी हुई थी 5 मार्च को। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्कों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? बहुत टफ क्वेश्चन है, 2023 में आया था। आप अगर हरिराम पटेल का बुक पढ़ेंगे ना, अभी नया वाला एडिशन जो 13E आया है, 13E या 12E, तो पेज नंबर 70 की तरफ देखना। पेज नंबर 70 में दिया हुआ ये चीज कि गज शार्दुल है, सिंह है, मानव आकृति, लेकिन गज लक्ष्मी नहीं है। गज लक्ष्मी नहीं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। गज लक्ष्मी को लोग मानते थे, लेकिन उनके सिक्कों में ऐसा कोई आकृति नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए शानदार तरीके से। रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्कों में गज लक्ष्मी की विशेषता नहीं पाई जाती। भारत में कलचुरी शासकों ने 550 से लेकर 1750 बहुत लंबा शासन तक शासन किया। इन्होंने उत्तर तथा दक्षिण के प्रदेशों में अपना राज्य स्थापित किया। इस वंश की स्थापना वामन राजदेव ने किया। 9वीं सदी के अंत में कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ कलचुरी वंश के शासन को 2 भागों में बांट दिया। 9वीं शताब्दी की बात है, जिसमें पहला रतनपुर शाखा था और दूसरा रायपुर शाखा, आप सभी को पता है। रत्नदेव का शासनकाल 1045 से लेकर 1065 तक 20 वर्ष का शासनकाल था। रत्नदेव का अच्छे तरीके से शासन किया, उसमें रतनपुर शहर वगैरह बसाए। आगे पढ़ते हैं। तथा यह कमल राज का उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी? कमल राज। इसके बेटे का क्या नाम होगा? पृथ्वीदेव प्रथम। रत्नदेव ने तुम्मान से रतनपुर को राजधानी बनाया। पहले कलचुरी की पहली राजधानी थी तुम्मान, बाद में रतनपुर बसाया। इसी रतनपुर को और क्या नाम से जानते हैं, अभी बताता हूँ। इसने 1050 ईस्वी में मणिपुर, जिसको रतनपुर बोलते हैं, ठीक है, रतनपुर, सिरपुर को नहीं बोलते, रतनपुर को बोलते हैं, मणिपुर नामक प्राचीन ग्राम को नगर के रूप में बसाया। पहले गांव था, नगर बसाया और उसे रतनपुर नाम दिया, जिसका पूर्व नाम कुबेरपुर भी था। बहुत क्लियर है, मैं इसमें 3-4 फैक्ट बता रहा हूँ। तुम्मान थी पहली राजधानी कलचुरियों की, बाद में रतनपुर किया। किन्होंने किया? रत्नदेव प्रथम ने किया। ठीक है, रतनपुर का पहला नाम क्या था? मणिपुर था। रतनपुर को और पहले क्या बोलते थे? कुबेरपुर बोलते थे। ठीक है, रतनपुर जो है वो, सॉरी रतनपुर बोलो, रत्नदेव का किसका उत्तराधिकारी हुआ? कमल राज का हुआ। रत्नदेव का उत्तराधिकारी कौन होगा? पृथ्वीदेव होगा। क्लियर है? मैं लगभग 90 क्वेश्चन कराया हूँ। ये जो 91 का क्वेश्चन है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे 91 से। आज का सीरीज कैसा लगा? अगर डेफिनेटली आपके लिए फ़ायदा हुआ होगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।